हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नैया। सो एज एन आइल्स ट्रेनर आज मैं यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आइल्स राइटिंग टास्क 2। सो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आइल्स कर रहे हैं या ऑल ओवर द इंडिया, सबको ये डाउट होता है कि मैम आइल्स राइटिंग टास्क 2 बहुत टफ होता है, राइट? तो और मैम इसमें आपको सबको पता है कि 250 तक हमारी रेशियो होती है, 250 वर्ड्स में हमें इसको कंप्लीट करना होता है। सो कुछ कैंडिडेट्स होते हैं वो कहते हैं मैम हमारी 230 रेशियो हो गई है या 270 तक पहुंच गई है। ओके, सो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि रेशियो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। 240 230 इज़ सफिशेंट, ओके। बट मैक्सिमम की अगर बात करो तो 260 या 265 तक की होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी अगर तो आपका बैंड स्कोर डिडक्ट हो सकता है। आप सबको पता होगा कि हमारे पास 40 मिनट्स होते हैं इस ऐसे को लिखने के लिए, राइटिंग टास्क 2 वाला ऐसे लिखने के लिए 40 मिनट्स, ठीक है। सो अब कैंडिडेट्स ज़्यादा गलती इसमें क्या करते हैं कि जैसे ही उनको टॉपिक मिल गया और वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। नो, हमारा क्राइटेरिया क्या है कि जब भी हमें टॉपिक मिला सबसे पहले 5 मिनट्स की हमने प्लानिंग करनी है। 5 मिनट्स की प्लानिंग के बाद आपके पास जो 35 मिनट्स बचते हैं ऐसे को लिखने के लिए, वो आपके लिए सफिशेंट है। और उसमें आप बहुत अच्छे वे से आप अपना ऐसे को डिस्क्राइब कर सकते हो अगर आपने 5 मिनट्स की प्लानिंग की है तो, ठीक है। सो 5 मिनट्स प्लानिंग इज़ मस्ट। ऑलराइट, सो राइटिंग टास्क 2 के हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लाइक अग्री डिसएग्री, टू व्हाट एक्सटेंट अग्री डिसएग्री, बहुत सारे बहुत व्यूज़ होता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी टाइप्स होती हैं हमारे पास। तो आज के जो टॉपिक की मैं बात करूँगी वो होगा अग्री डिसएग्री। बहुत सारे कैंडिडेट्स ना डरते हैं हर एक टाइप से, राइट? सो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आपने एक टाइप को बहुत अच्छे से समझ लिया, उसका स्ट्रक्चर समझ लिया, तो आप बाकी की टाइप से भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बिकॉज ऑलमोस्ट सारी की सारी टाइप्स में सिमिलर होती है, जस्ट कुछ थीसिस लाइन का डिफरेंस होता है, नथिंग एल्स, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, राइट? सो अगर आप तो डर के एग्ज़ाम दोगे, डर के आप ऐसे लिख के आओगे, तो आई एम सॉरी, आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि राइटिंग टास्क जो होता है वो पूरा कम्प्लीटली नॉलेज बेस्ड होता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको कोई एग्ज़ाम में टॉपिक आया, आपको उसकी कोई नॉलेज ही नहीं है, तो आप उसको कैसे लिखोगे? आप उसको अपनी लैंग्वेज में भी नहीं समझ सकते, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है ना। सो राइटिंग टास्क इज़ अ नॉलेज बेस्ड टेस्ट। सो जैसे मैं आपको एग्जांपल अपना, एक बच्चे को ना टॉपिक आया, नरेंद्र मोदी ने डीमोनेटाइजेशन किया, ठीक है, मतलब नोटबंदी की। अब क्या हुआ कि उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हुए हैं या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हुए हैं, ये उसको टॉपिक आया, ठीक है। अब कैंडिडेट ने क्या किया, पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम है, पूरे की पूरी जो शीट है वो ब्लैंक छोड़ के आ गया, ठीक है। उसको नॉलेज थी, उसको सब कुछ पता था, उसको स्ट्रक्चर पता था, थीसिस लाइन पता था, सब कुछ पता था। बट किस चीज़ की कमी थी? नॉलेज की। उसको ये नहीं पता था इसके फ़ायदे हुए थे या इसका नुकसान हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इसको नहीं कर सकते। अगर आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हो तो आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे इसको, ठीक है ना। एक और चीज़ आती है, कैंडिडेट सोचते हैं कि हमने फुल शीट कर दी, लिख दिया, पूरा ऐसे लिख दिया और हमें बैंड स्कोर मिल जाएगा, एग्जामिनर हमें बैंड स्कोर दे देगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने सब कुछ लिख दिया और आपको स्कोर मिल गया। आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखना पड़ेगा। एग्जामिनर जो है आपका स्ट्रक्चर चेक करेगा। चीज़ होती है कि बहुत सारी ना अफवाहें होती हैं कि आपने ना बहुत टफ वोकैब नहीं यूज़ करनी है ऐसे में। तो इन सब चीज़ों को ना इग्नोर करो। हर एक पर्सन का अपना खुद का माइंडसेट होता है, ठीक है। किसी को वोकैब आती है ज़्यादा, किसी को नहीं आती है, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। स्टूडेंट जैसे डर जाते हैं कि हाँ वोकैब बहुत टफ, अगर मैंने लिख दी तो क्या होगा, या अगर मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं आती है तो क्या होगा, तो इसकी आपने वरी नहीं करना, ठीक है। सो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा अग्री डिसएग्री। 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास, अग्री डिसएग्री, टू व्हाट एक्सटेंट अग्री डिसएग्री। तो आज मैं सिर्फ एक टाइप क्लियर करूँगी, अग्री डिसएग्री। सो आई होप कि इस वीडियो के बाद आपके राइटिंग टास्क 2 के लेके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, ओके। सो अभी मैं आपको, हम स्टार्ट करते हैं राइटिंग टास्क 2 अग्री डिसएग्री। तो आपको मैं स्क्रीन के ऊपर शो करती हूँ। तो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। इसमें सबसे पहले मैंने मेंशन किया इंट्रोडक्शन, ठीक है। आफ्टर इंट्रोडक्शन मैंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। एक में मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, दूसरे में मैंने थीसिस कर दिया। तो फर्स्ट थिंग ये है कि आपको राइटिंग टास्क 2 का कोई भी ऐसे आ जाए, कोई भी काइंड आ जाए, कोई भी टाइप आ जाए, इंट्रोडक्शन बिल्कुल सेम होगी, राइट। बस ये है कि जो थीसिस लाइन है वो चेंज हो जाएगी,
ठीक है। एंड अगर आपने एक टाइप का बहुत अच्छे से रिफ्रेश करना सीख लिया तो डेफिनेटली जो बाकी के टाइप्स हैं वो भी आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1 है एंड बॉडी पैराग्राफ 2 है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, मैंने बॉडी पैराग्राफ 1 को सबसे पहले TS1 मीन्स टास्क स्टेटमेंट 1 दिया है, ठीक है। उसके नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, उसके नीचे मैंने एग्जाम्पल दिया, देन उसके बाद मैंने इफ़ेक्ट दे दिया। मतलब ये मेंशन किया है कि जब आपने BP1 को बॉडी पैराग्राफ 1 को राइट करना है, आपने ये चारों चीज़ों को मेंशन करना है, ठीक है। और ये जो मैं आपको क्राइटेरिया करवा रही हूँ, ये आइल्स राइटिंग टास्क 2 का न्यू क्राइटेरिया है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसको फॉलो करते हैं एंड बहुत से करेंगे भी। जो भी स्टूडेंट इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है वो बहुत ही अच्छा बैंड स्कोर ले सकता है, राइट। सो एंड TS1 मीन्स टास्क स्टेटमेंट 1, जो भी हम मेन टॉपिक की बात करेंगे उसको पहले हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, ठीक है। फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, देन हम कोई भी एक एग्जांपल मेंशन करेंगे, देन हम एक इफ़ेक्ट को ऐड कर देंगे। तो डेफिनेटली सेम थिंग है BP2 बॉडी पैराग्राफ 2 में भी। एंड लास्ट जो कंक्लूज़न है, एंड रिमेंबर कंक्लूज़न में हम कुछ भी न्यू मेंशन नहीं करते हैं, जो भी हमें BP1 एंड BP2 में मेंशन किया होता है उसी को रिफ्रेश करके लिखना होता है, राइट। कोई भी न्यू आइडिया इसमें मेंशन नहीं करना है। तो गाइज़ ये हमारा स्ट्रक्चर था। अब हम टॉक करते हैं स्टेटमेंट की। मैं आपकी स्क्रीन पे के ऊपर आपको स्टेटमेंट शो कर देती हूँ। सो लेट्स अज्यूम कि आपको एग्ज़ाम में ये टॉपिक आया, ठीक है। बिग सैलरी इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन जॉब सेटिस्फेक्शन, डू यू अग्री और डिसअग्री। सो टॉपिक बहुत क्लियर है। बहुत सारे पर्सन्स सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा सैलरी होनी ज़रूरी है, मतलब कि जॉब सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। पैसा आए, जॉब सेटिस्फेक्शन से क्या लेना, ठीक है ना। तो डू यू अग्री और डिसअग्री। ऐसे को स्टार्ट करने से पहले आप अपने माइंड में इसको बहुत सारे आइडियाज़ लेके आ सकते हो। पहले बहुत सारे आइडियाज़ आपको क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो हमें पहले 5 मिनट्स यही प्रेपरेशन करनी है, यही प्लानिंग करनी होती है, ठीक है। एंड किसी भी पर्सन पे ये प्रेशर नहीं होता कि उसने अग्री की तरफ जाना है या डिसअग्री की तरफ जाना है, ठीक है ना। कि अग्री की तरफ जाऊंगा तो मेरा बैंड स्कोर अच्छा आएगा या डिसअग्री की तरफ जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत फ्रीली हो, ठीक है। बहुत फ्रीली आप अपने माइंड को सेट कर सकते हो, कोई भी चूज़ कर सकते हो, अपनी चॉइस है। आप एक पार्ट चूज़ कर सकते हो, चाहे अग्री कर लो चाहे डिसअग्री का। एंड वन मोर थिंग, इसमें पार्शियली अग्री डिसअग्री नहीं करना, बिकॉज इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, डू यू अग्री और डिसअग्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं कि मैम 70-30 की रेशियो करनी है, 2 पैराग्राफ्स एक के बनाने हैं और दूसरे का एक पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। नो, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन अग्री और डिसअग्री पूछा है तो या तो आप दोनों के दोनों पैराग्राफ्स अग्री के लिखो या दोनों के दोनों पैराग्राफ्स डिसअग्री के लिखो, ठीक है। दैट्स इट। ये आपकी खुद की चॉइस है। आप एग्ज़ाम में जब लिखोगे आपने बिग सैलरी की तरफ जाना है या जॉब सेटिस्फेक्शन वाली साइड, इट्स अप टू यू, ठीक है। पर जो मैंने आज ऐसे लिखा है, मैंने उसमें ये मेंशन किया है कि मैंने खुद को जॉब सेटिस्फेक्शन की साइड ज़्यादा प्रेफरेंस दी है, ठीक है। और किसी पे भी प्रेशर नहीं है, वो अपनी चॉइस से कोई भी चूज़ कर सकता है, कुछ भी, इन दोनों में से कोई भी लिख सकता है, ठीक है। तो ऐसे को स्टार्ट करने से पहले जैसे मैंने बताया था आपको स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन लिखनी होती है, वो मैंडेटरी होती है, ठीक है। एंड इंट्रोडक्शन में 2 थिंग्स मेंशन होती हैं, वन इज़ कॉल्ड रीफ्रेज एंड अदर इज़ कॉल्ड थीसिस। रीफ्रेज का मीनिंग ये है कि जो भी आपको स्टेटमेंट मिली है उसको आपने अपनी वर्डिंग में चेंज करके लिखना है। प्रॉपर एक लाइन को अच्छे से रीड करो, अपने माइंड में ट्रांसलेट करो एंड एक अच्छे वे से लिखो, लाइक उसके सिनोनिम्स यूज़ करके रिफ्रेश करो, ठीक है। बहुत अच्छा बैंड स्कोर आएगा इससे आपका। तो मैंने रिफ्रेश कैसे किया है, लेट्स सी। तो स्टार्टिंग मैंने की है, इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड। अब मतलब आमतौर पे आजकल लोगों को देखा जाता है या लोग बातें करते हैं दैट इट इज़ मोर एडवांटेजियस टू चूज़ अ जॉब विद हाई वेज इवन इफ़ इट डजेंट अपील टू यू एट ऑल। मतलब ये जो मैंने लाइन लिखी है, ये अगर हम प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ देखें तो दोनों का सेम मीनिंग है। मतलब ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा ऐसी जॉब करने का है जिसके बहुत ज़्यादा वेजेस हों, मतलब ज़्यादा पैसा मिले, चाहे वो आप खुश करें उसको, मतलब आपको उस चीज़ से खुशी मिल रही है या नहीं मिल रही है। मतलब हमने इसे अपने वर्डिंग में अरेंज कर दिया, इसको ट्रांसलेट कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रेश। नेक्स्ट लाइन इज़ थीसिस लाइन, दिस ऐसे डिसअग्रीज,
ये जो ऐसे हैं मैं इसमें डिसएग्री कर रही हूँ, मैं डिसएग्री की तरफ जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं बिग सैलरी लूँ, मैं जॉब सेटिस्फेक्शन की साइड गई, ठीक है। सो दिस ऐसे डिसएग्रीज विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज इट गिव्स अस प्लेजर एंड इंस्पायर पर्सन टू वर्क हार्ड। मैं इस ऐसे में दो बॉडी पैराग्राफ जो हैं उनको मेंशन किया है, BP1 एंड BP2, एंड थीसिस लाइन में भी मैंने मेंशन कर दिया कि BP1 में मैं टॉक करूँगी प्लेजर की, खुशी की, एंड BP2 में मैं बात करूँगी इंस्पायर पर्सन की, ठीक है। अब एग्जामिनर को इंट्रोडक्शन पढ़ के ये चीज़ क्लियर हो गई कि आप इस ऐसे की तरफ डिसएग्री की तरफ जा रहे हैं, और थीसिस में पढ़ के, थीसिस को पढ़ के उसको ये क्लियर हो गया कि मैं BP1 में किस चीज़ की टॉक करूँगी एंड BP2 में किसकी टॉक करूँगी, राइट। तो ना हम टॉक करेंगे अभी BP1 की। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि BP1 को करने का क्या क्या स्ट्रक्चर है। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, 4 थिंग्स को मेंशन करना है इसमें, टास्क स्टेटमेंट को, ठीक है। फर्स्टली हमने टास्क स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे, देन एग्जांपल देंगे, देन एक इफेक्ट मेंशन करेंगे, ठीक है। तो 4 थिंग्स मेंशन होने के बाद एक बॉडी पैराग्राफ बहुत अच्छा बन जाता है, प्रॉपर नॉलेज भी होती है इसमें, एंड इवन जो आपकी वर्ड लिमिट है वो भी बहुत अच्छे वे से क्लियर हो जाती है। तो स्टार्टिंग मैंने की है फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके बाद कॉमा लगाया, ठीक है। मतलब कि शुरू में जॉब सेटिस्फेक्शन गिव्स पीपल अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट दैट नो मनी कैन गारंटी। मतलब मैंने क्या मेंशन किया है इसमें कि सबसे पहले जो टास्क स्टेटमेंट वन है कि जॉब सेटिस्फेक्शन एक पर्सन को इंटरनल खुशी देती है, मतलब टोटल उसको टोटली सेटिस्फाई कर सकती है, जो कि एक पैसे के साथ वो खुशी नहीं मिल सकती है। तो यहाँ तक मेरी टास्क स्टेटमेंट 1 है, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। इवन इफ समवन इज अर्निंग अ हाई सैलरी बट फील टेंस्ड एंड कॉम्प्रोमाइजेज विद कंसाइंस, कंसाइंस होता है हमारा जो ज़मीर होता है अंदर से, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहा है, हाई सैलरी ले रहा है, कमा रहा है वो, ठीक है, बट वो टेंशन में रहता है, अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता है, जो काम वो नहीं करना चाहता फिर भी वो उसको करना पड़ता है, ठीक है ना। सो दिस पर्सन वुड नॉट इन्जॉय हिज लाइफ। तो ये पर्सन कभी भी अपनी लाइफ को इन्जॉय नहीं कर पाएगा, ठीक है। वाई परस्यूइंग वंस इंटरेस्ट विल ऑलवेज ब्रिंग प्लेजर एंड फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन। लेकिन अगर कोई पर्सन इंटरेस्ट से या खुशी से काम करेगा तो उसको इंटरनली भी खुशी मिलेगी एंड सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी। अब मैंने इसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, टास्क 1 लिखा था, टास्क स्टेटमेंट 1, देन मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब नाउ थर्ड थिंग इज़ हमने इसकी एग्जाम्पल मेंशन करनी है, एंड एग्ज़ाम्पल हमेशा यूनिवर्सल हो, इंटरनेशनल हो। ये नहीं कि हम अपनी सोसाइटी की या सिटी की छोटी सी एग्ज़ाम्पल लिख दें, नो। इसमें मैंने क्या मेंशन किया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूमरस फेमस रिसर्चर्स मेड देयर करियर चॉइसेस नॉट बिकॉज ऑफ अपीलिंग वेजेस बट बिकॉज दे वर पैशनेट अबाउट साइंस। बहुत सारे रिसर्चर्स या साइंटिस्ट भी क्या कहते हैं कि कह सकते हैं कि उन्होंने अपने करियर की जो चॉइस की है वो एक पैसे को देख के नहीं की है, उन्होंने पैशन को चूज़ करके या अपनी सेटिस्फेक्शन को चूज़ करके की है। तो ये एग्जांपल मैंने मेंशन की है, एंड जो मैंने इफ़ेक्ट दिया है, therefore it is more important to choose the kind of work that makes you happy than to look at high salary। इफ़ेक्ट हमेशा ये होता है कि जो हमने ऊपर जो 3 थिंग्स मेंशन की है उसका रिज़ल्ट मेंशन करना होता है कि ये बहुत ज़रूरी है, एक ऐसा काम ढूंढा जाए जो मतलब बहुत अच्छी हैप्पीनेस दे, ना कि ऐसा काम जो हमें एक हाई सैलरी तो दे रहा है बट हमेशा टेंशन में रहते हैं, ठीक है। अपने कंसाइज के साथ हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये आपका सारा BP1 था जिसमें 4 थिंग्स हमने मेंशन की है। अब हम BP2 में किसकी टॉक करेंगे, इंस्पायर पर्सन की। ऑब्वियसली थीसिस में हमने मेंशन किया था, इसमें भी हमने 4 थिंग्स मेंशन करनी है। स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंडली। फर्स्ट BP में मैंने स्टार्ट किया था फर्स्टली से, अब मैं सेकेंड BP में स्टार्ट कर रही हूँ सेकेंडली से। सेकेंडली, डूइंग वॉट यू लाइक कीप्स यू मोटिवेटेड। ऐसा काम करना जिसको करना आप पसंद करते हो, आपको इनकरेज होता है इस काम से, ठीक है। एंड लीड्स टू अ करियर ग्रोथ।
डेफिनेटली उस पर्सन की करियर ग्रोथ भी होगी, ठीक है ना। अगर वो सेटिस्फाई है उसकी करियर ग्रोथ भी होगी। तो ये था हमारा टास्क स्टेटमेंट। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको मैं दिखाती हूँ इसको एक्सप्लेन करके। इन अदर वर्ड्स, इसमें मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, सो मैंने लिख दिया इन अदर वर्ड्स। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन जॉब सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, as people who love their job can easily excel in their fields of work and achieve better results than those who put salary on first place। मतलब क्या है, ये लोगों में देखा भी गया है, जो लोग अपनी जॉब की सेटिस्फेक्शन को देखते हैं वो सबसे पहले तो पैसे को मेंशन नहीं करते लाइफ में, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी करते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन तो होती है, अपने गोल्स को भी बहुत अच्छे लेवल पे अचीव करते हैं। बट अदर साइड जो लोग पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं वो ये खुशी भी नहीं दे सकते खुद को, ठीक है, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी भी नहीं होती है। नेक्स्ट, फॉर इंस्टेंस, मतलब एग्जांपल दे रही हूँ मैं, आप इसको फॉर एग्जांपल भी लिख सकती हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। हेनरी मिलर, हेनरी मिलर अब जो एक मतलब इंटरनेशनल लेवल की अब मैं टॉक कर रही हूँ, देखो। हेनरी मिलर डिसाइडेड टू लीव हिज रेगुलर जॉब डिस्पाइट अ गुड वेज and ventured to become a writer, and after enduring years of ups and downs, he became one of the most famous and well paid author of 20th century। मतलब हेनरी मिलर ने डिसाइड किया कि अपनी डेली की जो जॉब कर रहा था वो छोड़ देनी है उसने। क्यों? चाहे वो बहुत अच्छे लेवल पे उसकी सैलरी थी, ठीक है, वो बहुत अच्छी सैलरी ले रहा था, पर उसने छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उसका ना सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उसको ना काम करके ना किक नहीं मिल रही थी, वो मतलब वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही थी। तो उसने राइटिंग का करियर चूज़ किया, बहुत अच्छा वो राइटर बना 20th सेंचुरी का। अपनी लाइफ में उसने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी देखे, बट उसके बाद भी वो फेमस हो गया, वेल पेड, नाउ इज़ वेल पेड। Okay, so last one is effect. Thus, advantage of jobs that keeps you satisfied outweigh the drawbacks of a low salary in a long term perspective। मतलब आप एक बार ये ना सोचो कि मेरी सैलरी कम है या ज़्यादा है, ठीक है। आप अपने वर्क के ऊपर कंसंट्रेट करो, उनकी प्रोडक्टिविटी करो, एंड डेफिनेटली एक दिन वो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ लेवल पे लेके जाएगा, ठीक है। लास्ट हम बात करेंगे कंक्लूज़न की। टू कंक्लूड, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट जॉब सेटिस्फैक्शन इज़ मोर बेनिफिशियल दैन हाई सैलरी बिकॉज इट मेक्स पीपल हैप्पी एंड मोटिवेटेड। अब मैं बिलीव करती हूँ, अब हमें मेंशन किया गया था ना, डू यू अग्री और डिसअग्री, मतलब हमें अपना ओपिनियन पूछा गया था कि आपका ओपिनियन क्या है। तो दैट्स वाई आई मेंशन आई स्ट्रांगली बिलीव, ठीक है। सो टू कंक्लूड, अब क्या बोल रहे हैं कि देखो, मैंने BP1 में प्लेजर की बात की थी, यहाँ मैंने हैप्पी लिख दिया। BP2 में इंस्पायर पर्सन की बात की थी, यहाँ पे मैंने मोटिवेटेड कर दिया। तो दैट्स ऑल, ठीक है ना। मैंने उसके सिनोनिम्स करके उसको रिफ्रेश करके कंक्लूजन में ऐड कर दिया। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो आई होप जो आपको राइटिंग टास्क 2 की जो टाइप है अग्री डिसएग्री वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। सो इन केस अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, वो पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम। ओके, सो थैंक यू सो मच।